स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि किस तरीके से ऑस्मोसिस होती है और ऑस्मोसिस में किस तरीके से एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस दिखाई देती है। ठीक है, अब मैं एक कोशिका में डिफरेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम प्लाज्मोलाइसिस की बात करेंगे। तो आपके सामने अभी हम इस डायग्राम पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए पहले से प्रिपेयर किया है ये। तो ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, ये प्लांट सेल है और इसमें यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा गया है। कैसा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सिंपल जल रखा गया है, नंबर 1। अब दूसरी बात आप देखें कि ये जो रेड कलर से है ये इसकी सेल वॉल है, ये जो ब्लू कलर से है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो स्पेस देख रहे हो ये साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अंदर के हिस्से को हम सेल सेप या कोशिका रस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका रस नाम देते हैं ऐसे। ठीक है, ये कोशिका रस हो गया। अच्छा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल वाटर रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा है, तो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है कि बाहरी माध्यम में सांद्रता कम है लेकिन जल के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो फिर वो क्या होंगे? वो अंदर की ओर स्थानांतरित होंगे। तो सबसे पहले जो बाहरी माध्यम का जल है वो कोशिका द्रव्य में प्रविष्ट करेगा, कोशिका द्रव्य से वो कोशिका रस में प्रविष्ट करेगा और इस तरीके से इसमें एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी। और जब एंडोऑस्मोसिस आप यहाँ देख रहे हो तो फिर उस सेल में किस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो हमें समझना है, क्योंकि अभी हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर? तो किस तरीके से यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं? तो अल्टीमेटली बात ये है कि अब टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर ये टीपी, टर्गर प्रेशर को टीपी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे स्फीति दाब कहते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही वाटर एंटर हुआ तो पहले कोशिका द्रव्य में गया, फिर कोशिका रस में गया। तो कोशिका रस में जब जाएगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका आयतन बढ़ता है। एंडोऑस्मोसिस से क्या होता है? आयतन सेल का बढ़ता है। वैसे ही है जैसे कि हम गुब्बारे के अंदर देखते हैं, गुब्बारे में जब एयर को एंटर कराया जाता है तो फिर गुब्बारे का आयतन बढ़ता है। ऐसा ही यहाँ पर होता है। तो एंडोऑस्मोसिस होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी एक्सटर्नल सरफेस पर जो रिजिड है, हार्ड है या लचीली भी है, उस पर एक प्रेशर बनाता है। चूँकि मेम्ब्रेन है तो वो फ्लेक्सिबल है तो उस पर इतना प्रेशर नहीं बनता, लेकिन मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर है कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति होने के नाते वहाँ पर क्या होता है? एक जीवद्रव्य का मेम्ब्रेन के जरिए वॉल पर प्रेशर बनता है। तो वॉल पर जो प्रेशर बनता है उसे हम स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। क्लियर? अब दूसरा वॉल प्रेशर क्या है? तो जब आप जानते हो कि एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होती है, तो जब किसी पर एक प्रेशर बनाया जा रहा है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो प्रेशर डालेगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि कहा जाता है कि फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर WP के बराबर होता है। तो वास्तविकता ये है कि एक सेल में जितना टर्गर प्रेशर होगा उतना ही वॉल प्रेशर भी होगा। अगर
वॉल प्रेशर के रेस्पेक्ट में टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है और जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो सेल टूट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली वहाँ क्या हुआ, जैसे अपन देखते हैं, आपने पाला सुना होगा, सर्दियों के मौसम में क्या होता है, कभी कभी रात के समय 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने पर जो सरसों का प्लांट है या दूसरी कोई फसलीय पौधा है उसमें जो पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं उनके जो जीव द्रव्य में 70 से 80% तक पानी होता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और आइस में जब वो कन्वर्जन होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर उसके बाद में वहाँ पर फिर वो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो सेल वॉल टूट जाती है। सेल वॉल अगर एक बार टूट जाए तो फिर उस कोशिका को दोबारा रिवाइव नहीं करा सकते। एक बात और, टर्गर प्रेशर जंतु कोशिका में आप स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जंतु कोशिका की बाहरी सतह पर मेम्ब्रेन प्रेजेंस है, सेल वॉल की एब्सेंस है। इसी टर्गर प्रेशर कैन नॉट स्टडीड इन एनिमल सेल, इसे हम सिर्फ प्लांट के अंदर ही स्टडी कर सकते हैं। अब हमने एक और प्रेशर की यहाँ पर बात करी है, वो है ओपी। अभी अभी पिछले लेक्चर में ही हमने ओपी पर बात करी थी। तो ओपी में हम क्या देख रहे हैं कि ये एंडोस्मोसिस है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म की ओर मूव कर रहा है। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन यही थी कि मेम्ब्रेन पर उत्पन्न होने वाला प्रेशर जो कि जल के अभिगमन की विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है और जल के अभिगमन को रोकता है अथवा जल के अभिगमन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। सेल में बाहर जाना है, अगर सेल से वाटर बाहर की तरफ जा रहा है तो याद रहे मेम्ब्रेन में वो प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ बनेगा, और अगर वो एक्सोस्मोसिस हो रही है, एंडोस्मोसिस हो रही है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये अब हमने यहाँ पर टर्गर प्रेशर को बताया है। तो टर्गर प्रेशर होता क्या है? कहा जाता है कि जब जीव द्रव्य मतलब सेल मेम्ब्रेन, डायरेक्टली सेल वॉल के कांटेक्ट में कौन आती है? मेम्ब्रेन। तो जीव द्रव्य सेल मेम्ब्रेन का कोशिका भित्ति पर उत्पन्न बल टर्गर प्रेशर कहलाता है। अब जो पूर्ण फूली हुई कोशिका है, फुल्ली टर्जिट सेल है का कोशिका का टीपी मान सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम टर्गर प्रेशर होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ यहाँ पर नॉर्मली आपको ये सेल बताने की कोशिश की है कि टर्गर प्रेशर WP के बराबर कब होगा? जब वो नॉर्मल सेल होगी। क्या होगी? नॉर्मल सेल होगी। अच्छा, टर्गर प्रेशर अगर WP से बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो सेल बस्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, फट जाएगी। और टर्गर प्रेशर अगर निगेटिव है तो ऐसी कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा सकती है क्या, टर्गर प्रेशर में नॉट स्टडीड इन एनिमल सेल, तो कह सकते हैं टर्गर प्रेशर टीपी को जंतु कोशिका में अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। हम एनिमल सेल में इसकी स्टडी नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता है उसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ जनरेट होती है, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे याद हो, नहीं है तो हम आगे भी पढ़ेंगे, याद कर लो अभी से, कि जो स्थूल ऊतक होता है या कॉलिनकाइमेटस टिश्यू होता है,
उसमें टर्गर प्रेशर को सहन करने के लिए ऐसा अनुकूलन है कि वो सर्वाधिक टर्गर प्रेशर को सहन कर सकता है। अन्य किसी भी कोशिका के रेस्पेक्ट में स्फीति दाब को अधिक से अधिक सहन करने के लिए कॉलिनकामा को मॉडिफाई किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा टर्गर प्रेशर सहन कर सकता है। कैसे? कॉलिनकामा की बाहरी सतह पर पैक्टिन का जमाव कर दिया जाता है, सेल वॉल की भी बाहरी सरफेस पर। तो सेल वॉल को एक और स्ट्रेंथ दी जाती है, एक और मजबूती दी जाती है। इससे क्या होगा, जितना भी वाटर एंटर होगा टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल टूट ना जाए। इसके लिए वहाँ पर पैक्टिन का बाहरी सतह पर जमाव किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये टर्गर प्रेशर सहन करते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हार्डनेस शो करते हैं। और इसी की वजह से एक जो हर्बेशियस प्लांट होता है, एक शाकीय पौधा होता है, एक छोटा पौधा होता है, उसे ये कॉलिनकामा हवा में ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में खड़ा रखने में मदद करते हैं। यानी कि टर्गर प्रेशर कई मायने में इम्पॉर्टेंट है। टर्गर प्रेशर ये है जिसकी बदौलत एक प्लांट जर्मिनेशन के बाद में उसका सीडलिंग ज़मीन से बाहर आता है। तभी तो अपन देखते हैं कि जब बीज अंकुरित करता है तो मिट्टी में लगभग मॉइस्चर एक सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। अगर सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर नहीं होगी तो नया पौधा ज़मीन से बाहर नहीं आ पाएगा। तो वहाँ पर भी टर्गर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ टर्गर प्रेशर मददगार होता है, प्लांट की एक्टिविटी में हेल्प करता है और इसीलिए प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, है ना। तो जंतु कोशिका में हम नॉर्मली इसकी स्टडी नहीं करते हैं, ये बात हो गई। टर्गर प्रेशर प्लाज्मोलाइज सेल में कितना होगा? 0। अब हम एक खास पॉइंट आपके लिए लिख देते हैं, वो ये क्या, कॉलिनकामा, क्या कॉलिनकामा, कॉलिनकामा में किसी भी अन्य प्लांट टिश्यू की अपेक्षा अधिक टीपी सहन करने की क्षमता होती है, जिससे इन्हें जीवित यांत्रिक मैकेनिकल ऊतक कहा जाता है। यांत्रिक ऊतक, जीवित यांत्रिक ऊतक। क्यों? क्योंकि इनकी बाहरी सरफेस पर क्या होता है, पैक्टिन का जमा होता है और पैक्टिन के जमाव की वजह से ये मैक्सिमम टर्गर प्रेशर को सहन करने में सक्षम होता है। ये बात हो गई, क्लियर? ये तो ये हमने अभी आपको टर्गर प्रेशर की एक्सप्लेनेशन दी है। अब वॉल प्रेशर की बात हो जाए, है ना। क्या? वॉल प्रेशर, भित्ति दाब, भित्ति दाब, ठीक है। ये क्या है? तो भित्ति दाब के लिए हम कह सकते हैं
यह टीपी के विपरीत दिशा में माना जाता है। ठीक है, विपरीत दिशा में माना जाता है। फूली हुई कोशिका में या नॉर्मल कोशिका में सेल में टीपी बराबर WB होता है। तो ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, है ना। बाकी मैंने एस्पेक्ट आपको यहाँ नीचे बता दिए। तो ये बात हो गई। अब मैं आपको एक DPD के रेस्पेक्ट में चीज़ों को समझा देता हूँ। DPD एंड साई W के रेस्पेक्ट में हम इन्हें समझ लेते हैं। क्लियर। उसके बाद में हम प्लाज्मोलाइसिस की बात करेंगे। प्लाज्मोलाइसिस क्या होते हैं? रिलेशन बिटवीन DPD, OP, TP एंड साई W, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। क्लियर। इससे यहाँ कई चीज़ें समझ में आई। क्लियर। ऐसे ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा अच्छे से समझना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको 100% समझाने। देखो, पहले एक ग्राफ देख लो। क्लियर। ये ठीक है। ये
अब ये क्या है ज़रा समझना। ये जो पॉइंट है ये, और ये जो पॉइंट है, यहाँ पर एक फुल्ली टर्जिड सेल है। कैसी है? एक नॉर्मल सेल, ठीक है। ये सिकुड़ी हुई सेल, श्रिंक, कुछ पॉइंट्स पर फ्लैसिड सेल है, और ये फुल्ली टर्जिड सेल है। क्या है? फुल्ली टर्जिड सेल। ऐसे ये ऐसे, ये नॉर्मल सेल, या इसको हम श्रिंक, सिकुड़ी कोशिका, सिकुड़ी कोशिका, फ्लैसिड, फ्लैसिड सेल, और ये है फूली हुई कोशिका। कोशिका फुल्ली टर्जिड, फुल्ली टर्जिड सेल। क्लियर? तो इसमें हो क्या रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? एंडोऑस्मोसिस। क्या? एंडोऑस्मोसिस। अगर एक सिकुड़ी हुई कोशिका में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रख दिया जाए तो ये एंडोऑस्मोसिस करेगा और सेल फूल जाएगी। और अगर हम इसे इस फॉर्म में देखना चाहते हैं, फुल्ली टर्जिड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दो, तो यहाँ क्या होगी? एक्सोऑस्मोसिस। क्या होगी? एक्सोऑस्मोसिस। ऐसे। अब हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं? तो पढ़ हम ये रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टीपी, ओपी, डीपीडी एंड साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर पोटेंशियल, जल विभव। डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है। अच्छा, डीपीडी इक्वल टू क्या होता है ये भी लिख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। क्या? तो साई डब्ल्यू क्या होता है? अच्छा, डीपीडी इक्वल टू क्या होता है? डीपीडी इक्वल टू होता है ओपी माइनस टीपी। ये डीपीडी को हमेशा प्लस में पढ़ा जाता है। डीपीडी इज इक्वल टू माइनस ओपी माइनस टीपी। और साई डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? साई डब्ल्यू का मतलब होता है साई एस प्लस साई पी। ये नॉर्मली लिखा नहीं जाता है फॉर्मूले में, लेकिन साई एस को हम नेगेटिव में स्टडी करते हैं। इससे हमें एनसीईआरटी की कुछ लाइनें भी समझ में आएंगी। और ये अब यहाँ सब कुछ अपोजिट साइन में होता है। कायदे से देखा जाए तो साई डब्ल्यू निगेटिव में स्टडी किया जाता है, ये प्लस में स्टडी किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ हम एक बात लिख देते हैं। क्या?
psi dpd is equal to psi s psi w, सॉरी psi w, लेकिन ये होगा प्लस में और ये होगा माइनस में। तो psi dpd psi w के बराबर होता है, लेकिन ये अपोजिट साइन में होता है। चलिए हम यहाँ समझने की कोशिश करें। सोचो, अब यहाँ पर क्या है, एक सिकुड़ी हुई कोशिका है। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, एंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेल फूल रही है। तो सेल फूल रही है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ टीपी मान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, ट्रिगर प्रेशर बढ़ रहा है। क्लियर, समझ गए? मतलब ये, इस सेल से अगर आप इस सेल की ओर जाओगे तो फूली हुई जो कोशिका है उसका ट्रिगर प्रेशर मैक्सिमम है। अब ये भी पीछे लिखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये एक्चुअली ट्रिगर प्रेशर को शो कर रहा है। अगर आप उल्टे होते हो, मतलब यहाँ से रिवर्स फॉर्म में आते हो, यहाँ फुल्ली टर्जिड सेल में एक्सोस्मोसिस की जाती है, तो अल्टीमेटली ये फ्लैसिड सेल हो जाएगी और फ्लैसिड सेल का ट्रिगर प्रेशर मिनिमाइज हो जाएगा, है ना? ये बात तो ये हुई। अब ट्रिगर प्रेशर आप इधर लाते हो, तो ये जो ग्राफ है ये डीपीडी का है। किसका है, डीपीडी। डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डीपीडी इक्वल टू होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब विसरण दाब में कमी। तो जब पानी बाहर चला जाएगा तो पानी का विसरण संभव नहीं होगा। नॉर्मली हम तो यही मानते हैं ना कि ऑस्मोसिस इज ए नेचुरल डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ प्राकृतिक रूप से जल का विसरण ही तो परासरण है। तो अल्टीमेटली उस डिफ्यूजन प्रेशर में, वाटर के मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आएगी, वो कहलाएगा डीपीडी। तो यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि पानी ज़्यादा होता है। पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर मूव करेगा। यहाँ पानी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, और यहाँ वाटर कम, तो वाटर यहाँ से यहाँ की ओर आएगा कि नहीं। और जब ये सेल बन जाएगी तो इसमें से पानी और इजेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक्सोस्मोसिस हुई है। तो ये ग्राफ किसका बढ़ रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर का। किसका बढ़ रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का। बोलो, क्लियर? अच्छा, अब ये क्या होता है, ये जो ग्राफ है ये ओपी का ग्राफ है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। किसका ग्राफ है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जरा समझो, दो सेल हैं, क्लियर? इनमें डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस है वाटर का, अमाउंट ऑफ वाटर का। ठीक है, जैसे मान के चलो ये ग्लास है, आप जरा समझना, सरल सी बात से हम समझा देते हैं। ये ग्लास है, ठीक है, सेम टू ग्लासेस हमने लिए ए एंड बी, पानी हमने दोनों में भर रखा है। अब हमने इसमें तो ऐड किया है, ये वाटर पूरा भरा हुआ है, इसमें हमने वाटर आधा लिया है, क्लियर? अब हमने क्या किया, इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड किए, क्या, शुगर, और इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड की। ये वाटर पूरा भरा हुआ है और इसमें 50% वाटर है। ये कौन है, वाटर। तो अभी कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, अभी कंसंट्रेशन दोनों का इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ग्लास आधा भरा है, ग्लास पूरा भरा है।
पूरा है, इसमें 2 चम्मच शक्कर है, इसमें 1 चम्मच शक्कर है। क्लियर? अभी कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल, बराबर। अब हम क्या करें, इसको हीट कर दें, इसे गर्म कर दें। इसे हम तब तक गर्म करें जब तक कि इसका भी अमाउंट वाटर का हाफ नहीं हो जाता, और जैसे ही हाफ होगा वाटर वेपर्स बाहर जाएंगे तो क्या होगा, ए का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। बोलो। और हमने अभी भी क्या कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधा कनेक्शन सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर OP क्या हो गया, OP इंक्रीज या ग्रेटर देन दैट, OP इंक्रीज, OP डिक्रीज। ये इसका OP ज़्यादा है, इसका OP कम, A एंड B का। ठीक है, तो OP का सीधा कनेक्शन किससे है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ है, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें से वाटर रिजेक्ट हुआ है, ये बनी है, तो इसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं। और जैसे जैसे आप इसमें वाटर ऐड करोगे, क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे। सपोज अब अगर आप क्या करते हो, है ना, ये चीज़ होगी। अगर हम दोबारा से इसको ऐड कर देते हैं, इसमें आधा ग्लास पानी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे पानी की एंट्री होगी, एंडोस्मोसिस होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट की सांद्रता कम होती चली जाएगी, है ना। जैसे आधा ग्लास है पानी का, उसमें 2 चम्मच शक्कर है, ठीक है, तो मीठा ज़्यादा होगा। अब उस ग्लास को पूरा भर दोगे पानी से तो मीठापन कम हो जाएगा, शुगर के जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो वही चीज़ हुई है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का ग्राफ इस तरीके से यहाँ से हो रहा है। यहाँ OP कम हो गया एज रिस्पेक्ट फ्लैसिड सेल, सिकुड़ी कोश का। तो अब हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अब देखें, अब इसको देखिए, OP के अगेंस्ट कौन है, साई S, याद रहे, यही NCERT ने कहा है। तो ये अपोजिट साइन से शो होगा। तो यहाँ OP है और ये कौन है, साई S, तो ये प्लस में है और ये माइनस में। ठीक है, ये DPD है, और इसके अपोजिट कौन आएगा, साई W, तो ये कौन है, प्लस में, और ये किस में स्टडी होता है, माइनस में। याद रहे, ये टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर प्लस में है, देखो वहाँ पर माइनस में, ठीक है, और इसके अगेंस्ट कौन है, साई P, प्रेशर पोटेंशियल, ये प्लस में आएगा। तो सबके साइन अपोजिट हैं, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ये माइनस में है तो ये प्लस में है ना। ऐसे स्टडी करना है। अब ये तो हो गया इनका आपस में रिलेशनशिप। DPD के रिस्पेक्ट में साई W का रिलेशन क्या है, TP के रिस्पेक्ट में प्रेशर पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का सॉल्यूट पोटेंशियल से, ऑस्मोटिक प्रेशर का सॉल्यूट पोटेंशियल से, यानी कि विलेय विभव से क्या संबंध है, तो वो किस तरीके से प्लस और माइनस को शो करते हैं। अब ये तो आपस में अंतर संबंध हो गया। अब हम यहीं पर एक हेडिंग समझना चाहेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जल का अभिगमन कहाँ से कहाँ होगा। हम यहाँ एक हेडिंग डालते हैं, डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट। क्या, डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट, जल अभिगमन की दिशा, जल अभिगमन की दिशा क्या होगी, है ना। तो सोचो, ये तो कंफर्म बात है कि
पानी इसके पास ज़्यादा है, कंसंट्रेशन उसके पास वाटर ज़्यादा है, इसके पास कम है। तो ये वाटर आना है, ये मान के चलो सेल है ए, और ये सेल कौन है? बी। कौन है? बी। ए बी, ठीक है। तो ए सेल की कहानी क्या है? तो सेल ए इधर हम लिख लेते हैं सेल बी, सेल ए, ठीक है, सेल बी। अब वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें लास्ट तक इस वाटर रिलेशन में लास्ट तक काम आएगा। ये सब चीज़ें, वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, ये कंफर्म बात है कि वाटर ए टू बी जाना है, क्योंकि इसके पास वाटर ज़्यादा है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, मैक्सिमम नो मिनिमम वाटर, इसके पास वाटर कम है। यहाँ क्या है? क्या है? मैक्सिमम वाटर, बोलो। तो वाटर कहाँ से जाना है? ए टू बी में जाना है, ज़्यादा पानी से कम पानी की ओर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब हम क्या देखेंगे, इसका जो ओपी मान है इस पॉइंट पर यहाँ, तो ओपी मान इसका क्या है? ओपी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी मैक्सिमम नो लो है, इधर नीचे ग्राफ आ रहा है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, और इसमें ओपी का क्या मान है? इसमें ओपी ज़्यादा है। तो पानी कहाँ से कहाँ आएगा? लो ओपी टू हाई ओपी, लो ओपी टू हाई, मतलब वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना। अब वाटर कहाँ से कहाँ डिफ्यूज हो रहा है? जाहिर सी बात है कि ये सेल, इसमें पानी ज़्यादा है, यहाँ की ओर आएगा। तो इसका मतलब है हाई कंसंट्रेशन वाटर से, वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की ओर आना है। तो यहाँ क्या कहेंगे? हाई क्या? हाई डीपी, ये हाई डीपी है, और इधर क्या है? लो डीपी, बोलो। यहाँ हाई अधिक विसरण दाब, कह सकते हैं अधिक विसरण दाब। क्यों? क्योंकि जहाँ विसरण, याद करो विसरण में बात करी थी कि पदार्थों की विभिन्न पार्टिकल्स या विभिन्न एलिमेंट्स अपनी उच्च सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर झिल्ली की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में अभिगमन करते हैं, उसे विसरण कहते हैं। यह प्रक्रिया डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर की उपस्थिति में असंपन्न होती है। तो यहाँ पर पानी का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ पानी का डिफ्यूजन लो डीपी ऑफ वाटर, ऐसे लिख देते हैं। चलो वाटर, ठीक है, हाई डीपी। अब नेक्स्ट बात क्या? डीपीडी की कहानी क्या है? तो जहाँ डीपी लो होगा उसका डीपीडी क्या होगा? हाई डीपीडी। क्या? हाई डीपीडी, हाई डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इसका ज़्यादा है, ठीक है। देखो ग्राफ, देखो ये ग्राफ यहाँ बढ़ रहा है ना, तो डीपीडी यहाँ इस पॉइंट पे बढ़ेगा इस पे, और यहाँ डीपीडी कम है, तब पानी यहाँ क्या है? लो डीपीडी, बोलो। तो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने हैं? लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। क्लियर?
इसके बाद में हम देखें टर्गर प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, लो टर्गर प्रेशर, लो टीपी, और यहाँ टर्गर प्रेशर क्या है, टीपी क्या है, हाई टीपी, हाई, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम टीपी। तो हाई टीपी टू लो टीपी वाटर का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर कौन है, फुल्ली टर्जिड सेल। फुल्ली टर्जिड सेल से वाटर किधर आ रहा है, फ्लैसिड सेल की ओर, है ना, फ्लैसिड सेल की ओर वाटर का मूवमेंट चल रहा है। अच्छा, ये चीज़ हो रही है। वॉल प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, यहाँ लो वॉल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाई वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर भी ज़्यादा है। अच्छा, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो यहाँ का साई एस क्या है, साई एस क्या है, इसका कम है। विलेय विभव क्या है, विलेय सॉल्यूट यहाँ ज़्यादा है क्योंकि इसमें विलेय ज़्यादा है। चूँकि पानी ज़्यादा है तो विलेय की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, साई एस यहाँ लो है और यहाँ हाई है। सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, तो लो साई एस टू हाई साई एस मूवमेंट होगा। अगर अपन जल विभव के रेस्पेक्ट में बात करें, अभी आप लोग जल विभव नहीं जानते हो, नो डाउट, अभी हमने स्टडी नहीं किया है, हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। चूँकि ये डायग्राम है, सारी बातें हमें यहीं पर आपको समझानी है कि आखिर पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, क्योंकि सारी कहानी आगे चल के इसी पर चल रही है। अच्छा, अब हम बात करें साई डब्ल्यू की, किसकी, तो बात ये, इसमें क्या है, साई डब्ल्यू क्या है, कंडीशन है साई डब्ल्यू मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम जल विभव, इसे हम कहते हैं साई डब्ल्यू जल विभव अधिकतम। मतलब पानी का मूवमेंट हाई साई डब्ल्यू टू लो साई डब्ल्यू होगा। कहाँ, इसमें क्या है, क्योंकि पानी कम है तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, साई डब्ल्यू इसका क्या है, मिनिमम, क्या है, मिनिमम साई डब्ल्यू इसका मिनिमम है। तो जाहिर सी बात है हाई साई डब्ल्यू टू लो साई डब्ल्यू वाटर का मूवमेंट होगा। क्लियर। तो ये कई चीज़ें जो आपको यहाँ समझ में आ रही होंगी, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। क्लियर, आपस में रिलेशन को दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब सोचो अगर ये टारगेट प्रेशर और बढ़ा दिया जाए इधर, अब मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ इस डायग्राम को। ये टारगेट प्रेशर इस सेल का और बढ़ा दें तो क्या होगा, ये जैसे ही इधर ले जाओगे तो इस पॉइंट पर क्या होगा, सेल बस्ट हो जाएगी, सेल टूट जाएगी, सेल फट जाएगी, है ना। अगर आप यहाँ से और वाटर और इजेक्ट करते हो, एग्जॉस्मोसिस करते हो, वाटर को और बाहर ले जाते हो, इसमें वाटर की क्या हुई है, एंट्री, एंडोस्मोसिस, इसमें से इजेक्ट हो रहा है। अगर आप इस पॉइंट से और इधर आते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर टीपी निगेटिव क्या हो जाएगा, टीपी क्या होगा, टीपी निगेटिव।
नेगेटिव टीपी, ऐसे मान लो ये टीपी यहाँ का नेगेटिव हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? जीव द्रव्य कुंचन। क्या? जीव द्रव्य कुंचन, क्योंकि एक फ्लैसिड सेल से और वाटर आपने इजेक्ट कर दिया है, तो यहाँ टर्गर प्रेशर चला जाएगा माइनस में। किस में चला जाएगा? माइनस में। और फिर उस टाइम टर्गर प्रेशर नेगेटिव में पहुँच जाएगा। अभी फिर भी पॉजिटिव रहेगा इस टाइम पर। यहाँ पर एक और चीज़ कही जाती है कि यहाँ OP किसके बराबर होता है? DPD के। ये OP है, ये DPD है। तो OP बराबर इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर याद रहे, OP बराबर DPD इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर होगा OP बराबर TP। ये टर्गर प्रेशर के बराबर होगा। तो इन पॉइंट्स को भी याद रखना। क्लियर? अगर आप टर्गर प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होगा? टर्गर प्रेशर डाउन लाते हो, टर्गर प्रेशर का सीधा कनेक्शन किससे है? पानी की एंट्री या इजेक्ट होने से। या तो पानी एंटर होगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से एक बार बना लें। सभी लोग बिल्कुल ऐसे ही बनाएं, और ये आपके बहुत काम आएगा, ये मैं डेफिनेटली कहता हूँ। क्लियर? ऐसे। अब हम आपको यहीं पर इसी लेक्चर में एक और सेगमेंट पढ़ा देते हैं, ठीक है? और वो है प्लाज्मोलाइसिस। क्या है? प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट हेडिंग इज प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचन। नेक्स्ट हेडिंग है प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? जीव द्रव्य कुंचन, ये पॉइंट क्लियर? और इस जीव द्रव्य कुंचन पर टर्गर प्रेशर नॉर्मली डाउन चला जाता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ, लिखाऊंगा बाद में। जैसे एक सेल है, क्लियर? ये इसमें हमने एक स्पायरोगायरा की सेल को लिया है, ऐसे। एक स्पायरोगायरा की सेल है, इसमें ये मेम्ब्रेन, ऐसे इसमें सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है? ऐसे। अब यहाँ क्या हो रहा है? ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? ये बाहर इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा गया है। तो इसमें क्या होने जा रहा है? इसमें एक्सॉस्मोसिस होने जा रही है। क्या होगी? एक्सॉस्मोसिस। ये है कौन? स्पायरोगायरा। कौन है? सेल ऑफ स्पायरोगायरा। सेल ऑफ स्पायरोगायरा। ये स्पायरोगायरा क्या होता है? स्पायरोगायरा एक्चुअली एक शैवाल होती है, हरी शैवाल, है ना?
तो स्पायरो वगैरह की सेल में इसका अच्छे से अध्ययन होता है। अब हो क्या रहा है, यहाँ क्या हुआ है, एक्सोऑस्मोसिस, बाह्य परासरण, इसमें हमें दिखाई दे रहा है। अब इंसिपिएंट प्रोसेस है, ये सबसे प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, ये जो उसकी सेल है स्पायरो वगैरह की, अब उसमें यहाँ किनारे से, कहाँ से, इन किनारे से ये सेल डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ये यहाँ से अलग हो जाएगी, डिटैच फ्रॉम, ऐसे। अब जो भी इसकी सेंट्रल वैक्यूल थी वो ऐसे है। अब यहाँ पर हम कुछ बातें समझ सकते हैं। ये है इसकी सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल। और ये जो यहाँ है, अच्छा, बाहरी माध्यम में कौन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब ये क्या होगा, ये एंटर हो जाएगा यहाँ तक, क्लियर। ये जो कुछ साइटोप्लाज्मिक तंतु होते हैं, उनसे ये अभी भी इस वॉल से जुड़ा रहेगा। ये प्रोटोप्लाज्म है, कौन है, प्रोटोप्लाज्म। ये है जीव द्रव्य जो किनारे से हटके सेंटर की ओर सिकुड़ रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पर क्या चीज़ हमें नजर आएगी, ये जो कॉर्नर्स हैं, अब एक्सोऑस्मोसिस चल रही है ना, बाहर आ रहा है, तो फिर क्या होगा, इसमें हमें दिखेगा यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हमें इस पॉइंट पर मिल जाएगा। और ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, क्लियर, ये सेल मेम्ब्रेन। तो कॉर्नर से अब जो दूसरी स्टेज आती है प्लाज्मोलाइसिस की, कॉर्नर से यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म अलग होकर बीच में सेंटर में आना स्टार्ट हो जाता है ना, ऐसे। अब चलो इसको हटाना पड़ेगा, ऐसे। इस तरीके से, क्लियर। अब फर्दर अगर ये प्रोसेस आगे जाते हैं और जाते हैं, इसमें अभी भी एक्सोऑस्मोसिस चल रहा है, ऐसे एक्सोऑस्मोसिस अभी भी जारी है। अगर फाइनली एक्सोऑस्मोसिस कंप्लीटली चल रही है तो अपन क्या देखेंगे, तो हम लोग कुछ इस तरीके से स्टडी करेंगे। यहाँ ये जो सेल है, देखो ध्यान से, अब इस सेल के सेंटर में लगभग ये जीव द्रव्य पहुँच जाएगा, यहाँ ऐसे। अब इसमें इसका जीव द्रव्य यहाँ इससे सिकुड़ा पड़ा होगा, स्पायरो वगैरह है तो इस तरीके से, ऐसे। ये पूरा श्रिंक हो चुका है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म है अभी, तो इसे हम कहेंगे, यहाँ सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल कहाँ है, ये रही, ये रहा कौन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका रहा जीव द्रव्य, क्या, प्रोटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन है लेकिन ओवरऑल प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है, सेंटर की ओर मूव कर गया है। अभी भी इसमें एक्सोऑस्मोसिस
चल रही है। फाइनली हम इसको कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। क्या? जीव द्रव्य कुंचन नाम देंगे, जीव द्रव्य कुंचन इसका नाम होगा, कुंचन। ये इसका जो टीपी होगा वो होगा माइनस में, नेगेटिव टीपी। ऐसे टीपी तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ एक प्रोसेस और होती है, उसका नाम है डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। अगर हम इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, कहाँ? हाइपोटोनिक, तो इसमें क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। मतलब डीप्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस का रिवर्स फॉर्म। तो यहाँ क्या करना होगा? एंडोऑस्मोसिस। ठीक है। ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इसमें अगर एंडोऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो ये इस स्टेज में आ जाएगा। और यहाँ अगर इसमें और एंडोऑस्मोसिस की जाए, एंडोऑस्मोसिस, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये फाइनली उसी स्टेज में आ जाएगा जिसमें ये पहले से प्रेजेंस था। तो ये चीज़, तो फिर से समझ लो, एक प्लांट सेल को, खास तौर से उसी में हम जीव द्रव्य कुंचन देखते हैं, प्लांट सेल को जिसमें कि सेल वॉल है ना, लंबे समय तक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, नमक या शक्कर के घोल में रखा जाए, तब उनमें अत्यधिक बाह्य परासरण होता है, एक्सोस्मोसिस होती है। उनके प्रोटोप्लाज्म का जो वाटर है वो बाहर चला जाता है। प्रोसेस वही होगी, अगर उसमें वैक्यूल है तो पहले कोशिका और द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से वाटर बाहर आएगा, और फिर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हम अभी तो प्लाज्मोलाइसिस देख रहे थे, मतलब लंबे समय तक जब हम सेल को रखते हैं तो एक्सोस्मोसिस होती है। फिर दूसरी स्टेज आती है इंसिपिएंट। कब आती है? इंसिपिएंट तब आती है जब मेम्ब्रेन वॉल पर प्रेशर डालना बंद हो जाता है, वहाँ पर कहते हैं टीपी 0 हो जाता है, और वहाँ से इंसिपिएंट स्टार्टिंग हो जाती है ना। तो यहाँ से ये, फिर ये कॉर्नर से अलग होता है, फिर सेंटर में आ जाता है, इसे फाइनली प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अगर ये इसी अवस्था में लंबे समय तक रहेगा तो ये सेल मृत हो जाएगा, डेड हो जाएगा, है ना। अगर सौभाग्यवश या एक्सीडेंटली या आर्टिफिशियली इसे दोबारा से वाटर प्रोवाइड किया जाए, यानी कि इस सेल को उठा के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दो, अल्पराशनीय विलयन में रख दो, तो क्या होगा? वो एंडोऑस्मोसिस करेगी। अब यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट होगी, यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जिस फेज में ये पहले पहुँची थी, प्लाज्मोलाइसिस हुई थी, वो दोबारा से उसी फॉर्म में चली आएगी। अब प्लाज्मोलाइसिस के बेनिफिट्स क्या हैं? लाभ भी है इसका, ऐसा नहीं है ना। तो जैसे फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस है, अचार, मुरब्बा आपने देखे होंगे, इसमें नमक या शक्कर का घोल यूज होता है, और इसमें खाद्य संरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जीवाणु को नष्ट करने के लिए ये उपयुक्त विधि मानी गई है। अच्छा, तो खाद्य संरक्षण में जीव द्रव्य कुंचन हमारे लिए सहायक होती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस आदि अगर पहुंचते हैं तो उनकी प्रोटोप्लाज्म से वाटर रिजेक्ट हो जाता है और वो मृत हो जाते हैं। और जब वो एक बार मृत हो जाते हैं तो फिर हमारा जो खाद्यान्न है या जो भोज्य पदार्थ है, प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस है, वो प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है, लंबे समय तक हम उसका यूज कर सकते हैं। तो हम इसके महत्व पर बात करें तो ये महत्व है क्या? जीव द्रव्य कुंचन की
सहायता से खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। क्योंकि जीवाणु आदि नमक अथवा शक्कर के घोल में प्लाज्मोलाइसिस द्वारा मृत हो जाते हैं। ठीक है, ये बात। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा लेक्चर था। इसमें आपने आज ये समझा है कि आखिर पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। अभी साई डब्ल्यू आपको समझ में नहीं आया होगा, डीपीडी समझ में नहीं आया होगा, डजंट मैटर। ठीक है, अगले ही लेक्चर में हम सारे डीपीडी और साई डब्ल्यू पर बात करेंगे। क्लियर? उसके बाद में हम इम्बाइबिशन को लास्ट में लेंगे। तो डीपीडी साई डब्ल्यू पहले पढ़ते हैं। हमने याद करो 5 की बात करी थी, है ना? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, डीपीडी, साई डब्ल्यू। ठीक है, साई डब्ल्यू के बाद हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे जो ऑस्मोसिस में दिए, क्योंकि बिना साई डब्ल्यू के वो क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो आप लोग इन्हें डायग्राम को बना लें और अच्छे से समझें। प्लाज्मोलाइसिस का डायग्रामेटिक स्टडी एनसीईआरटी ने भी कराई। ठीक है, थैंक यू।